नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद परिणाम महायुति के पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है और एमवीए को एक बड़ा झटका लगता है। जहां एक तरफ चुनावी संग्राम के दौरान महाविकास अघाड़ी और महायुति एक दूसरे पर हमलावर थे और तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे थे। महायुति के खिलाफ दावा ठोकते हुए महाविकास अघाड़ी तो ये भी कहता हुआ नजर आया कि अब की बार एनवीए की ही सरकार बनेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो एमवीए के लिए चौंकाने वाली खबर निकल कर आती है और ऐसे में महायुति एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आती है। लगभग 8 से 9 दिन बीत जाने के बाद सीएम चेहरे को लेकर फैसला नहीं हो पाता है और ऐसे में उसको लेकर कहीं ना कहीं महायुति को एमवीए गठबंधन घेरना शुरू कर देता है। संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम एमवीए के नेता यहाँ पर हमलावर हो जाते हैं और ऐसे में महायुति पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आता है और महायुति में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा निशाने पर ली जाती है। और ऐसे में अब जिस तरह से आपसी सहमति के चलते देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन देखा जा रहा है शिंदे अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं और कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अजीत पवार की अगर बात करें तो अजीत पवार शुरुआती दौर से ही काफी खामोश स्थिति में दिखाई दे रहे थे और उनको देखकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको जो भी मंत्रालय मिलेगा वो बगावत नहीं करेंगे। और ऐसे में अजीत पवार ने अपनी कहीं ना कहीं इस बात पर पूरे अड़े रहे और ऐसे में अजीत पवार कोई भी बगावती सुर अपनाते हुए नजर नहीं आए। लेकिन दिल्ली उनका आना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट को जन्म जरूर दे रहा था, लेकिन देखा गया जिस तरह से दिल्ली आकर उन्होंने अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी सीएम पद को लेकर कोई भी दावा नहीं ठोका। सीएम पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शुरुआती दौर से ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है और उसमें जो भी फैसला निकल कर सामने आता है उसके आधार पर महायुति गठबंधन के तहत एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम का पद सौंप दिया जाता है और वहीं देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की कमान दी जाती है और ऐसे में विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाता है। और अब कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ही शपथ लेंगे, यानी कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण बाद में किए जाएंगे। अब इस मामले को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र में हलचल मचती हुई नजर आ रही है, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पहले शुरुआती दौर में जब महायुति गठबंधन की चुनावी परिणामों के बाद जीत होती है तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से यहाँ पर स्थिति देखी गई उससे तो यही कयास लगाए जा रहे थे और उनके विरोधी भी यही कयास लगा रहे थे कि अब महायुति कहीं ना कहीं टूट की कगार पर है और इसमें पड़ने वाली फूट से कहीं ना कहीं सभी दल अलग थलग होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों पर बैठकें हुई, भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक होती है, शिवसेना की अलग बैठक होती है और अब भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कमान संभालते हुए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है और कल शपथ ग्रहण समारोह है। तो किस तरह से पूरी स्थिति को देखते हैं? क्या वाकई शिंदे मान गए हैं, नाराज नहीं है, या फिर आने वाले समय में वो कोई बड़ी बगावत को यहाँ जन्म देते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि यहाँ पर महायुति गठबंधन ने और खासकर बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। बड़ी सफलता अर्जित करने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो लगातार यहाँ से वहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि इसको लेकर लगातार जो अटकलबाजियाँ हैं, कयासबाजियाँ हैं हर तरफ दिखाई पड़ती हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी लगातार कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही थी। वहीं शिंदे गुट की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आते थे कि भाई अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे के नाम को जिस तरह से जो अब देखा गया है कि चुनावों में इस्तेमाल किया गया है, उनका नाम अब चुनावों के बाद भी लिया जाना चाहिए, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लगातार कह सकते हैं गुटबाजियां भी हो रही थी। शिंदे भी लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन फिर भी कोई
जो बात है वो बन नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब लगभग ऐसा लग रहा है कि समूचा जो समूचे दल हैं वो एकजुट होकर आ गए हैं सामने, फडणवीस के नाम पर मुख्यमंत्री के पद पे मोहर लग रही है, शिंदे भी उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं, अजित पवार तो पहले तैयार थे। तो ये जो लड़ाई है, जो लगातार राजनीति की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी और खुद के लिए पद पाने की जो लड़ाई थी, वो यहाँ पर अब थमती हुई नजर आ रही है। अब अगर यहाँ पर फिलहाल थम रही है लड़ाई, तो क्या ये लड़ाई बहुत समय तक रुकी रहेगी या फिर इसमें भी कोई बड़ी कह सकते हैं शर्तें नजर आ सकती हैं? शिंदे गुट जो है वो अभी भी कोई शर्त रख सकता है, क्योंकि आखिर में भी हमने सुनने को मिला कि वो ये चाहते थे, शिंदे ये चाहते थे कम से कम 6 महीने का भी मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, ताकि जो योजनाएं रुकी हुई हैं, जो उन्होंने चलाई थी, जो उनके नाम पर बनी थी और जिस तरह का विकास उन्होंने शुरू किया था, उसको वो आगे लेकर जा सके। लेकिन बीजेपी ने उनको ये मोहलत नहीं दी। फिलहाल अब जो खबर है वो ये है कि यहाँ से जो महायुति गठबंधन है उनके अंदर सब कुछ सामान्य हो गया और यहाँ पर जो शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, वो एक तरीके से फडणवीस को मुख्यमंत्री के नाम पर मानने को राजी हो गए। अब यहाँ पर रास्ता जो है वो लगभग क्लियर दिखाई पड़ रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, अब यहाँ पर किसके हिस्से में क्या कुछ मिलेगा जी, कल तक ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कल तक पूरी तरह से इसके ऊपर मोहर लग जाएगी। लेकिन यहाँ से अब बीजेपी के ऊपर दबाव होगा। जिस तरह के तमाम उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे, चाहे जो ग्रेजुएट छात्र थे उनके लिए किए, चाहे वो इंटर में पढ़ने वाले छात्र उनके लिए किए, अब यहाँ से उनको फुलफिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। जबकि यहाँ पर बहुमत जो है बीजेपी को लोगों ने भर भर कर दिया है, उनको ज़बरदस्त तरीके की जीत यहाँ पर दी है। और खासकर तीनों जो गठबंधन के सदस्य दल हैं, तीनों के हिस्से में जो सीटें आई हैं वो उनकी उम्मीद से भी बेहतर आई हैं। तो ऐसे में लोग भी चाहेंगे कि अब यहाँ जो महायुति गठबंधन है, जो सरकार में आ रही है, सरकार में एक तरीके से आ ही गई है, कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। अब किस तरह का काम करते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आगे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार किस तरह से अपने पदभार को संभालते हुए नजर आएंगे, अपने पद की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, इस पर तमाम यहाँ पर लोगों की निगाहें, जनता की निगाहें और साथ साथ विपक्ष की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस बार जो हुए विधानसभा चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं 57 सीटों पर लगभग यहाँ शिंदे गुट की जीत होती हुई नजर आती है, यानी कि शिवसेना जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। वहीं अगर पिछली बार का मुकाबले करें या यूं कहें कि पिछली बार के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो 44 से लगभग यहाँ पर विधायक उनके साथ थे। तो सर यहाँ पर अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि देखिए, पहले तो 44 विधायक होने के बावजूद यहाँ पर शिंदे को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती है, लेकिन अब 57 विधायक, पहले से ज्यादा यहाँ पर विधायक उनके हाथ आए हैं, उनकी पार्टी को मिले हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई अब भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जिस तरह से दावा ठोक रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनके सहयोगी जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या वाकई यहाँ पर शिंदे प्रबल दावेदार थे और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो, ये यूं कहें कि अपनी जो साजिशों के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि जब जीत दर्ज हुई यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात निकल कर सामने आई, तो शिंदे ने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि ये कहीं भी तय नहीं हुआ है कि जिसका दल बड़ा होगा मुख्यमंत्री उसकी तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अगर देखें, लगभग 1.5 साल का वक्त में, 1.5 सप्ताह का जो वक्त में लगा था, जो कश्मकश रही है, वो इसी बात को लेकर रही है कि भाई शिंदे चाहते थे कि वो ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक वो कह गए कि मुझे लोग मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और मुझे कम से कम 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, 132 सीटें हमारे पास हैं, अगर आप चले भी जाते हो तब भी अजीत पवार हमारे पास है, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ऐसे में शिंदे को लेकर लगातार जो एक माहौल बीजेपी के अंदर बना, वो ये बना कि यहाँ से शिंदे गुट को लगातार दबाने का या कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। और जिस तरह से बीजेपी ने सबसे अधिक सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और सबसे अधिक सीटें जीती, उसके बाद ये दबाव बाकी जो उनके साथ के दल थे उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आया कि भाई बीजेपी के हिस्से में 132 सीटें आई हैं, तो ऐसे में बाकी जो दल हैं, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो या फिर शिंदे गुट की जो है कह सकते हैं कि शिवसेना हो, दोनों ने अपने अपने दावे तो किए, लेकिन वो उतने मुखर सुर में नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने मजबूरी ये थी कि बीजेपी एक बड़े नंबर ऑफ कह सकते हैं कि एमएलए के साथ में यहाँ पर जो है सामने आई है। और यही वजह है कि अगर यहाँ पर शिंदे गुट अगर 80 के आसपास होता, बीजेपी अगर 100 के आसपास होती या 80 के आसपास होती है, 90 के आसपास होती, तो शिंदे गुट कभी भी मानने को राजी नहीं होता कि आपकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और उस सूरत में शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते। लेकिन शिंदे गुट ने कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, अजीत पवार गुट ने भी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, और इसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 160 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा है, उसमें से भी 132 सीटें उनके हक में आ गई।
आई हैं, तो ये जाहिर बताता है कि यहाँ पर बीजेपी की रणनीति इस तरह की थी कि किस तरह से उनको सीटों के ऊपर जी कब्जा करना है, जीत दर्ज करनी है और उसके सहारे वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जो कि उनके हिस्से में 132 सीटें आ गई हैं। तो शिंदे गुट की जो आवाज़ थी वो भी उतनी बुलंद होती हुई नजर नहीं आई, कुंद होती हुई नजर आई और एक तरीके से हल्के फुल्के विरोध के तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन उसको भी बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत फैसला महायुति की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी सूबे में 132 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। और अगर यही सीटें एकनाथ शिंदे को मिलती तो शायद शिंदे जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते उन्होंने काफ़ी जनता के लिए काम किया है, योजनाएं लागू की हैं, उन तमाम योजनाओं की वजह से यहाँ पर वोट बैंक कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में आकर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर शिंदे को यहाँ सीटें मिलती तो शायद शिंदे भी यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए शिवसेना की तरफ से नजर आते। लेकिन अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सीएम पद की शपथ लेने के बाद और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीनों के बीच किस तरह का तालमेल यहाँ पर बैठता है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये तिकड़म या यूं कहें कि ये तिकड़ी क्या यहाँ पर महाराष्ट्र की जो आने वाले जो तमाम भविष्य हैं उनकी योजनाएं हैं और महाराष्ट्र की सियासत के लिए कारगर साबित होंगी, या फिर आने वाले समय में शिंदे बड़ी बगावत के साथ महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट डालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।